हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सीए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम इंडेस 20 कर रहे थे। इन इंडेस 20 का नाम क्या था? तो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। आई थिंक हम चालू करें उससे पहले मुझे आपको पूरा इंडेस 20 जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो आपको एक बार रिवाइज करवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था इंडेस 20 का नाम था अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। तब मैं आपको बोल रहा था कि गवर्नमेंट ग्रांट का आपको अकाउंटिंग करना है, पर गवर्नमेंट असिस्टेंस का फ्रेंड्स आप क्या करोगे? डिस्क्लोजर करोगे। एंड देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड असिस्टेंस इज दैट कि ग्रांट का वैल्यू जो होता है ना वो मनी में मेजरेबल होता है, पर असिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो कभी भी हम मनी में मेजर कर पाते हैं नहीं हो। क्लियर? उसके बाद हमने ये सीखा था, मैंने क्या क्या लिखवाया था याद करो। सबसे पहले कहने से मैंने आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी लिखवाई थी। एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी में कहां पे इंडेस 20 एप्लीकेबल नहीं था? तो आपका टैक्स डिडक्शन मतलब कौन सा? सेक्शन 80C टू 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जो भी ग्रांट मिलता था वहां पे आपका इंडेस 20 एप्लीकेबल नहीं था। क्लियर? उसके बाद कहना है आपका टैक्स एग्जम्पशन मतलब याद करो कौन सा? सेक्शन 10 टू 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जो भी आपको गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन दे रही थी वहां पे भी आपका इंडेस 20 एप्लीकेबल नहीं था। नेक्स्ट अगर चेक करें तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन मतलब फ्रेंड्स व्हाट? गवर्नमेंट अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे वहां पे भी आपका इंडेस 20 एप्लीकेबल नहीं था। एंड लास्ट, कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, एंड अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए है तो वहां पे कहने से क्या एप्लीकेबल होता था? इंडेस 41 एप्लीकेबल होता था। तो सिंपल वो इंडेस 41 के हिसाब से अकाउंटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हमने गवर्नमेंट के डेफिनेशन देखा था। एंड गवर्नमेंट के डेफिनेशन में फ्रेंड्स कौन कौन फॉलो हो रहे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नेशनल बॉडी एंड इंटरनेशनल बॉडी। याद करवा दूं, यहां पे हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कंसीडर नहीं करते थे। एएस 12 में वो कंसीडर होता था, पर इंडेस 20 में वो कंसीडर होने वाला नहीं है। उसके बाद मैंने आपको गवर्नमेंट ग्रांट की एक डेफिनेशन लिखवाई थी। गवर्नमेंट ग्रांट कुछ नहीं है, इट इज एन असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी। वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, इट मे बी इन अ कैश और इट मे बी इन अ काइंड इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन। क्यों वो लोग आपको हेल्प देते हैं? तो आपने पास्ट में कोई कंडीशन को फुलफिल कर दिया था या आप फ्यूचर में कोई कंडीशन को फुलफिल करने वाले हो। एंड वैल्यू ऑफ सच असिस्टेंस इज मेजर्ड रिलायबली। मैं उसको मेजर कर सकता हूं ना। ऑब्वियसली अगर वो मेजर कर सकता हूं तो ही अकाउंटिंग पॉसिबल है। अगर उसका वैल्यू अगर मनी में मेजरेबल नहीं है तो हम उसका अकाउंटिंग नहीं करते, उसका जस्ट क्या करते हैं? डिस्क्लोजर करते हैं। एंड लास्ट में लिखा था इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडी। हम उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी भी बोल सकते हैं। क्लियर? ये गवर्नमेंट ग्रांट समझाया था। उसके बाद मैंने आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस लिखवाया था। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होता है? वो होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प ही, पर जिसका वैल्यू हम मनी में मेजर कर पाते हैं नहीं है। तो क्या था? इट इज एन एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटिटी। अच्छा, वो कोई जनरल पब्लिक को जो हम देते हैं नॉर्मली, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, लाइक इरिगेशन फैसिलिटी, वो जस्ट एंटिटी के लिए नहीं था, वो जनरल पब्लिक एज अ होल था। उसको यहां पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब इट डज नॉट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, irrigation facility which are available on ongoing basis for the benefit of the entire local community। तो उनके लिए इंडेस 20 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड चीज बोल दूं, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज उसका वैल्यू मनी में मेजरेबल नहीं है, बट डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। आपको नोट्स टू अकाउंट्स में गवर्नमेंट असिस्टेंस का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो आपके स्टेक होल्डर को पता चले कि आपने गवर्नमेंट ने आपको ये हेल्प किया था, और वो गवर्नमेंट ने हेल्प किया था इसीलिए आपकी एक्टिविटी हुआ था। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको समझाया था रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। आप आपकी बुक में गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकॉर्ड कर सकते थे, उसके लिए कुछ दो कंडीशन सिखाई थी। पहली कंडीशन, एक ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन इज नथिंग बट आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि वो फ्यूचर कंडीशन फुलफिल कर पाओगे। तो वहां पे लिखा है द ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट एंड कलेक्शन ऑफ द ग्रांट इज सर्टेन। अगेन मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं, जस्ट ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए। मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि ग्रांट मिल जाना चाहिए। हम कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं? तो हम अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद हमने अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। टोटल मैंने आपको 10 टाइप की ग्रांट सिखाई थी। सबसे पहले मेन दो पार्ट, दैट इज नथिंग बट नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी मतलब समथिंग इन काइंड,
फ्रेंड्स आपको एंट्रीज तो आना ही चाहिए, तो ही वो आज का लेक्चर काम का है, बिकॉज आज मैं आपको रिफंड ऑफ द ग्रांट सिखाने वाला हूं। तो ग्रांट जो मिला था उसका एंट्री अगर पता है तो रिफंड वाला एंट्री आप आराम से कर पाओगे। नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए अगर ग्रांट मिले तो आप एंट्री करोगे लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। एंड लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो आप करोगे वो कौन से मतलब अपने कौन सी अमाउंट से करोगे, तो इट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू नहीं लेना है तो आपको एक ऑप्शन दिया है, आप नॉमिनल वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो, पर मैं पहले लेक्चर से बोल रहा हूं इट इज एन एडवाइजेबल कि आपको फेयर वैल्यू लेना चाहिए। जिस मोमेंट पे डीजीजी में मैंने अमाउंट को ट्रांसफर किया वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से फ्रेंड्स आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये नॉन डेप्रिशिएबल असेट था, तो कौन से रेशियो में? फ्यूचर कंडीशन के साथ ग्रांट मिला था, तो कहने से वो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारा कुछ एक्सपेंस होगा, वो एक्सपेंस के रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सेकंड ग्रांट सिखाया था, दैट इज नथिंग बट डेप्रिशिएबल असेट के लिए अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिले तो सिंपल एंट्री करोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अगेन मैं बोल रहा हूं कौन सी अमाउंट, इट मे बी अ नॉमिनल अमाउंट और अ फेयर वैल्यू, एंड डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे कौन से रेशियो में, तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, बिकॉज इट इज अ डेप्रिशिएबल असेट तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट मैंने सिखाया था दैट इज नथिंग बट रेवेन्यू पर्पस के लिए अगर ग्रांट मिले तो क्या करने का। रेवेन्यू पर्पस के लिए अगर आपको कोई भी ग्रांट मिलता है तो आप एंट्री करोगे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अगेन मैं बोल रहा हूं नॉमिनल अमाउंट और फेयर वैल्यू। क्लियर? सेकंड चीज, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मॉनेटरी ग्रांट। मॉनेटरी ग्रांट मतलब समथिंग इन कैश मिल रहा है। आपको याद करो दो, अगर कोई भी मॉनेटरी ग्रांट फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले तो आप एंट्री क्या करते थे, आपके पास दो ऑप्शन होता था। कौन से दो ऑप्शन? आइदर असेट की वैल्यू में से माइनस करो, तो इन दैट सिचुएशन मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट। अगर असेट की वैल्यू में से माइनस नहीं करना है तो फ्रेंड्स यहां पे ट्रांसफर करो डीजीजी में। इन दैट सिचुएशन आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी। अगेन डीजीजी आया, ये लैंड वाला था, तो डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे कौन से रेशियो में, तो यस इट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल असेट, तो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। डेप्रिशिएबल असेट के लिए ग्रांट मिले तो डेप्रिशिएबल असेट के लिए ग्रांट मिले तो भी फ्रेंड्स आपके पास दो चॉइस थी। कौन सी दो चॉइस? आइदर असेट की वैल्यू में से माइनस करो, एंड अगर वैसा नहीं करना है तो कहां पे ट्रांसफर करो, डीजीजी। यहां पे भी डीजीजी था तो डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन बिकॉज इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट। एंड मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस के लिए मिले, अगेन आपके पास दो चॉइस है, एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करो, एंड अगर वैसा नहीं करना है तो पीएनएल में क्रेडिट करो। अच्छा, मैंने एक कॉमन नोट लिखवाई थी, अगर कोई भी ग्रांट अगर विदाउट एनी कंडीशन मिल रहा है चुपचाप डायरेक्टली क्रेडिट कर देने का पीएनएल। इन दैट सिचुएशन आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जैसा कुछ भी आने वाला नहीं है, इमीडिएटली मैं क्रेडिट कर दूंगा पीएनएल। 6 ग्रांट हो गई, नॉन मॉनेटरी वाला 3 एंड मॉनेटरी वाला 3। 7th नंबर की ग्रांट दैट इज समथिंग बट बेल आउट ग्रांट। बेल आउट ग्रांट किसको मिलती है? अगर आपकी कंपनी बहुत सारे साल से लॉसेस कर रही है या कोई पर्टिकुलर ईयर में आपका कैश लॉस है एंड वो लॉस में से बाहर निकलने के लिए जो ग्रांट दे दैट इज कॉल्ड द बेल आउट ग्रांट। बेल आउट ग्रांट मोस्टली मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट कंपनीज को मिलेगा, लाइक बेस्ट एग्जांपल इज एयर इंडिया, एंड वो डायरेक्टली क्रेडिट कर देने का पड़ेगा कहां पे, पीएनएल। एंड मैंने आपको ये बोला था कि बेल आउट ग्रांट जो होगा ना वो ऑलवेज आपका पास्ट कंडीशन के साथ ही होगा। वो कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा चले काम कर ये ग्रांट पकड़ दो आराम से फ्यूचर में लॉसेस करना, हमको कोई टेंशन नहीं है। आंसर इज नो, वो ऑलवेज आपका पास्ट कंडीशन के साथ ही होगा, वो डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पीएनएल, एंड ये ग्रांट को रिफंड करने की कभी भी नौबत आने वाली नहीं है। ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, और अगर ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी। बट यस याद करवा दो, अगर इफ इट इज अ विदाउट कंडीशन तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देने का पीएनएल में। पर अगर आपने डीजीजी में भी डाला है तो भी आपको पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा, कौन से रेशियो में, तो वो जो कंडीशन के साथ मिला होगा वो कंडीशन को फुलफिल करने में आपका कोई खर्चा होगा वो एक्सपेंस के रेशियो में। फॉरगिवेबल लोन, नाम में ही लिखा है फॉरगिवेबल, मतलब इसको तो इंडियस लोन ही नहीं मानता है। रीजन, लोन मतलब व्हाट, कोई चीज को रुपए आप किसी के पास से लेते हो, उसके बाद अगर वो फ्यूचर में वो रुपए अगर आप वापिस देने वाले हो तो वो लोन है ना, ये तो फॉरगिवेबल, मतलब रुपए लेने का बट वापिस देने की जरूरत नहीं है। इंडिया 20 बोल रहा है बॉस ये तो लोन ही नहीं है, ये तो सामने वाली कंपनी के लिए इनकम है, एंड अगर इनकम है तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल इफ इट इज अ विदाउट कंडीशन, बट इफ इट इज अ विद कंडीशन द बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी। अगेन मैं बोल रहा हूं डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे कौन से रेशियो में, तो आपको जो फ्यूचर मतलब जो कंडीशन के साथ मिला था वो कंडीशन को फुलफिल करने में आपका जो भी खर्चा हो। एंड लास्ट, लोन एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट चलता रहता 7%, सॉरी 10%, पर किसी ने अगर मुझे 7% पे लोन दिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? किसी एक के लिए वो फाइनेंशियल असेट है,
तो किसी एक के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है एंड उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के हिसाब से आपको उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अभी आपके क्लास में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ होगा, टेंशन मत करो, पर मैं आपको समझा दूं ये लोग क्या बोल रहे हैं। आपके 7% वाले कैश फ्लो को मार्केट रेट 10 से डिस्काउंटिंग करो एंड अगर 10 से डिस्काउंटिंग किया था तो याद करो तो मेरा आंसर जस्ट आया था 92.50। ये 92.50 लॉजिक समझो, ये लॉजिक क्या है, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं अगर आपको कोई एंटिटी को जस्ट 7 रुपए का इंटरेस्ट देना है तो मार्केट में से आपको कोई 100 रुपए का लोन नहीं देगा। मार्केट में से लोन जस्ट कितने का देगा, 92 का। पर गवर्नमेंट ने आपको 7 रुपए की इंटरेस्ट के सामने अगर आपको 100 रुपए की लोन दिया है, मार्केट में पब्लिक आपको जस्ट 92 की ही लोन देते, बट आपको अगर आपको 100 की लोन मिला है, मतलब कहने से 7.498 का लोन ज्यादा मिला है। ये 7.498 का जो लोन ज्यादा मिला ना, वो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है एंड अगर वो बेनिफिट है तो सिंपल उसको फर्स्ट डे पे ट्रांसफर कर दोगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। एंड यस, इंडिया में हम ऑलवेज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। मतलब पहले दिन मेरे पास ये लोन का बैलेंस 100 रुपए नहीं होगा, पहले दिन मेरे पास लोन का बैलेंस 92 का ही होगा। 92 पर मैं 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते रहूंगा एंड चेक करो मेरा टोटल इंटरेस्ट का कॉलम का टोटल है ना, वो कितना आया था, 28.498 आया था। कहने से एक्चुअली 21 आना चाहिए, आना चाहिए 21, पर कहने से 7.498 का बेनिफिट ज्यादा दिया था, वो भी मैं एक्सपेंस की तरह ट्रीट करूंगा एंड सिंपल मैंने उसकी एंट्री कर दिया था। क्लियर, ये सब कुछ आपको मैंने लिखवा भी दिया था। ये नोट जस्ट मैं पढ़ लूं एक बार, क्या लिखा था, द नॉन मॉनेटरी ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द फेयर वैल्यू, पर उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुआ था। बट एज पर कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2018 dated 20 September 2018, the entity have the option to recognize the non-monetary grant at a nominal value. Again बोल दो, this is an optional, मैंने अंडरलाइन भी किया था, this is not a compulsion. Clear? And last में मैंने कहा कोई एक समरी लिखवाई थी, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, recognizing the grant as income should be by using a systematic and the rational basis. If grant is received and any condition is not attached, then immediately credited to P&L. वो तो हमने जब पढ़ाया था तब मैंने बोला था। Deferred government grant is usually recognized as an income over the period and in the proportion in which depreciation is charged. ब्रैकेट में लिखा था for the depreciable asset and in the ratio of cost of meeting the obligation for other cases. क्लियर, आपको उसके हिसाब से आपको P&L में क्रेडिट करना पड़ेगा। ये यहां तक मैं जो भी बोला वो जस्ट आपका लास्ट लेक्चर का रिवीजन था। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करें जहां पे मुझे आपको रिफंड ऑफ द ग्रांट सिखाना है। चलो फ्रेंड्स, अगेन मैं रूल आपको याद करवा दूं। ब्लैक पेन में लिख रहा हूं, मतलब जस्ट मैं बॉर्ड वर्क कर रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर इसकी नोट जैसे लास्ट लेक्चर में लिखवाया था वैसा मैं आपको लिखवाऊंगा। मैं यहां पे जस्ट एक टाइटल लगा देता हूं, रिफंड ऑफ द ग्रांट। क्लियर, ये रिफंड ऑफ द ग्रांट के लिए हम एक काम करें, आपको पिछले लेक्चर का रिवीजन भी हो जाए एंड आज का हमारा काम भी हो जाए। हम क्या करते हैं, 2 पार्ट कर देते हैं। कौन से 2 पार्ट, जब रिसिप्ट हुआ था तब आपने क्या एंट्री किया था एंड जब ग्रांट को रिफंड करोगे तब क्या एंट्री करोगे, वो 10 ग्रांट अब लिख देते। क्लियर, चलो साथ में आप भी लिखते रहना। मैं आपको एक बेसिक रूल बोल दूं, ग्रांट का रिफंड का एक सिंपल रूल है, जब आपको ग्रांट मिला था, जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया था, ग्रांट अगर रिफंड करो तो वही अकाउंट आपको क्या कर देने का, डेबिट कर देने का। क्लियर, रिपीट कर रहा हूं, जो अकाउंट आपने ग्रांट मिला था तो आपने क्रेडिट किया था, ग्रांट रिफंड करो सेम अकाउंट डेबिट कर देने का। क्लियर, यहां पे टाइटल लगा दें हम, रिसिप्ट ऑफ द ग्रांट, रिसिप्ट ऑफ द ग्रांट। साथ में आपको एक समरी बनाना है तो बना सकते हो, एग्जाम का अगले दिन काम का है। एंड सेकंड सामने में लिखवा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट रिफंड ऑफ द ग्रांट। एक मेन सेंटेंस याद रखो, जब ग्रांट मिला था, जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया था, ग्रांट को रिफंड करो तो वही अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर, सबसे पहले मैं आपको याद करो, मैंने आपको 2 मेन पार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट ये था कि अगर वो नॉन मॉनेटरी ग्रांट है तो क्या। क्लियर, अच्छा, नॉन मॉनेटरी ग्रांट में भी अगर आपको याद है तो फर्स्ट हमने बोला था दैट इज नथिंग बट कौन सा था, नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए। नॉन मॉनेटरी ग्रांट अगर फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, हाँ, आप मुझे बताओ आप एंट्री क्या करोगे। कहने से जब ग्रांट मिला था
तो आपने ऐसी एंट्री किया था, लैंड, जस्ट अ मिनट, आपने ऐसे एंट्री किया था, लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, हाँ क्या ना। एंड कहना है वो डीजीजी में से एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा पीएनएल में ट्रांसफर करते रहोगे। एंड अगर एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा पीएनएल में ट्रांसफर करोगे तो सामने आपके पास जब रिफंड करोगे, एक मिनट इतना ध्यान रखो, जब ग्रांट मिला था कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया था, डीजीजी, तो ग्रांट को रिफंड करो तो डेबिट भी कौन सा करना पड़े, डीजीजी। तो सिंपल इतना पता चल गया कि मुझे डीजीजी का अकाउंट डेबिट करना है। एंड अगर मुझे डीजीजी का अकाउंट अगर डेबिट करना है तो सिंपल मैं यहां पे एंट्री करूंगा, डीजीजी अकाउंट डेबिट, सॉरी अब एंट्री करोगे डीजीजी अकाउंट डेबिट, पर कहना चाहिए आपने एवरी ईयर डीजीजी में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपने पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा। एंड अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा तो आपके पास एग्जैक्ट डीजीजी का बैलेंस उतना बचने वाला नहीं है, तो रिमेनिंग फिगर जो भी आए वो आपको डेबिट कर देना पड़ेगा पीएनएल में। मतलब डीजीजी अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, कैश नहीं देना है, वो लोग जो दिया था वो लेके जाएंगे ना, साथ में से क्या लेके जाएंगे, तो लैंड अकाउंट लेके चला जाएगा। क्लियर सर, एक एग्जाम्पल दो तो पता चले, तो हाँ एग्जाम्पल भी दे दो। देखो यहाँ पे जब आपको ग्रांट मिला था तब की हालत ऐसी थी, कैसी, तो मान लो आपको 50 करोड़ रुपए की एक लैंड मिला था, तो आपने लैंड अकाउंट डेबिट 50 करोड़, सामने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना किया था, 50 करोड़। डीजीजी में से आप ऑलवेज पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, मान लो आज तक आपने कुछ 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। अगर 15 करोड़ ट्रांसफर कर दिए थे तो कहने से आज आपके पास डीजीजी का बैलेंस कितना है, 35 करोड़। तो सर कहने से लैंड का बैलेंस भी कुछ रिड्यूस होगा। अरे दोस्त, लैंड तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो उस पर मैंने कुछ भी डेप्री प्रोवाइड किया नहीं होगा। तो कहने से आज मेरी बैलेंस शीट में लैंड का वैल्यू कितना था, 50 करोड़। ये 50 करोड़ मान लो एट द एंड ऑफ द 0th ईयर था, यानी 35 करोड़ की वैल्यू मान लो एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर था। जब मैं 3rd ईयर के बाद रिफंड करूं तो कहने से मुझे यहां पे डीजीजी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 35 करोड़। नो डाउट जब मिला था तब 50 करोड़ था ना, पर जब रिफंड करो तो बैलेंस कितना है, 35। अच्छा, मेरी बुक में लैंड तो कितने का था, 50 का ही था, तो सिंपल बाकी का डिफरेंशियल अमाउंट जो भी है वो 15 करोड़। ये 15 करोड़ कुछ नहीं है, आज तक आप जो ये पीएनएल में लेके गए थे वो पीएनएल वाला सिंपल अब आप क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर, मतलब सिंपल है, जब ग्रांट मिला था जो अकाउंट क्रेडिट किया था रिफंड करो तो वही अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। सेकंड में लिख दो, दैट इज नथिंग बट अगर डेप्रिशिएबल असेट के लिए कोई भी ग्रांट आपको मिला था, मतलब कोई भी मतलब कौन सी मैं बोल रहा हूं, नॉन मॉनेटरी ग्रांट, डेप्रिशिएबल असेट के लिए अगर आपको जो भी ग्रांट मिला था तब आपने एंट्री क्या किया था, तो आपने एंट्री ऐसे किया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। क्लियर, तो सिंपल जब रिफंड करो तो एंट्री क्या करोगे, आपको एंट्री करना पड़े डीजीजी अकाउंट डेबिट। अगेन बोल रहा हूं, डीजीजी अकाउंट डेबिट, जितना क्रेडिट किया तो उतना नहीं बचा होगा, थोड़ा आपका कम हो गया होगा, तो सिंपल डेबिट करना पड़े पीएनएल अकाउंट डेबिट। वो लोग लेके जाएंगे तो मेरे पास से क्या लेके जाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो टू पीपीई अकाउंट। क्लियर है। अच्छा, 3rd नंबर की ग्रांट मैंने सिखाया था, तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस मिले, एंड अगर रेवेन्यू पर्पस मिले तो जब मिला था तो आपने एंट्री किया था इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अगर वापस लेके जाए तो सिंपल आपको एंट्री कर देना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। क्लियर, बाकी इसमें कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है बिकॉज हमने डीजीजी का अकाउंट खोला ही नहीं था। उसके बाद हमने सेकंड चालू किया था, ये नॉन मॉनेटरी वाला 3 खत्म हो गया। उसके बाद हमने सेकंड चालू किया था, दैट इज नथिंग बट अगर वो आपके लिए मॉनेटरी ग्रांट है तो क्या होने वाला है फ्रेंड्स, आपको ये सबको लिखना है। अगर ये मॉनेटरी ग्रांट है तब क्या होगा, अगर मॉनेटरी ग्रांट था तो मॉनेटरी में भी सबसे पहला कौन सा था, तो यहां पे मैं नंबर 4 लिख रहा हूं। सबसे पहला ये था कि आपका नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए था। क्लियर। अच्छा, नॉन डेप्रिशिएबल असेट में भी कहने से फ्रेंड्स आपके पास 2 ऑप्शन थे। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा था, तो असेट की वैल्यू में से रिड्यूस करो, एंड असेट की वैल्यू में से रिड्यूस करोगे तो आपने ऐसी एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट। अगर ये फर्स्ट ऑप्शन आपने फॉलो किया था, एंड अगर रिफंड करो
तो सिंपल जब ग्रांट मिला था जो अकाउंट क्रेडिट किया तो रिफंड करो तो वही अकाउंट डेबिट कर देना है। तो सिंपल आप एंट्री कर दोगे लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिमाग चले तो आपको जो रुपए मिले थे वो रुपए आपको वापस देना पड़ेगा। पर अगर मान लो मैंने सेकंड ऑप्शन फॉलो किया था, एंड सेकंड ऑप्शन कौन सा, दैट इज नथिंग बट मैंने असेट की वैल्यू में से रिड्यूस नहीं किया था पर मैंने क्रेडिट किया था। वो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया था, डीजीजी। तो मैंने आपको जब मिला था तब ऐसे एंट्री किया था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी। एंड डीजीजी में से कहने से एवरी ईयर आपने थोड़ा थोड़ा पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा, कौन से रेशो में, वो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशो में। जब रिफंड करो तो आपको कहने से एंट्री क्या करना पड़ेगा, डीजीजी अकाउंट डेबिट, डिफरेंशियल अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतना ध्यान रखना ये नॉन डेप्रिशिएबल था, मतलब आपका कोई ज्यादा बड़ा चेंज होने वाला नहीं है। डन। अच्छा अब फिफ्थ मैं करूंगा, दैट इज नथिंग बट, एक बार बाकी का ड्रॉ भी कर दे। विद टोटल 10 टाइप की ग्रांट करना है, अभी फोर्थ खत्म हुई है। चलो 4 खत्म है, कहने से अब मैं फिफ्थ स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट अगर मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट मिला था, अगर मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट मिले तो कहना से फ्रेंड्स जब मिला था तो आपके पास अगेन बोल रहा हूं आपके पास दो चॉइस था, एक असेट के वैल्यू में से रिड्यूस करो, एंड अगर वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो मैंने ऐसी एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपीई अकाउंट। अग्रेड। एंड अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो सिंपल आप जब रिफंड करो तो आपको एंट्री करना पड़ेगा, रिफंड के टाइम आप एंट्री करोगे पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। पर अगर मान लो आपने ऑप्शन 2 फॉलो किया एंड ऑप्शन 2 कौन सा था, दैट इज अधिक आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी। पर अगर उसको रिफंड करो एंड अगर रिफंड करो तब आप एंट्री क्या करोगे, तो आपको एंट्री करना पड़ेगा डीजीजी अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग फिगर लेके जाओगे पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट के लिए है एंड वो मॉनेटरी ग्रांट अगर फॉर द डेप्रिशिएबल असेट के लिए है एंड अगर उसमें अगर आप कोई भी ग्रांट को रिफंड कर रहे हो तो समझना ये ऑप्शन नंबर 1 में, ये ऑप्शन नंबर 1 में, जस्ट अ मिनट, ये ऑप्शन नंबर 1 में आपका जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो डेप्रिसिएशन आपका चेंज होगा। पर ये जो ऑप्शन नंबर 2 में है वहां पे आपका डेप्रिसिएशन कोई चेंज होने वाला नहीं है। लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन नॉट चेंज। सर अब क्या बोले वो पता नहीं चला, समझा दो। देखो यहां पे ये ऑप्शन 1 में क्या हालत होगी। 100 रुपए के आपने असेट परचेस किया था, जब परचेस किया था तब आपने एंट्री किया था असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपए। 20 रुपए की ग्रांट मिली थी, आपने ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया था, तब आपने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट 20 एंड आपकी बुक में आज असेट का वैल्यू 80 था। क्लियर। मान लो असेट की लाइफ 10 साल है एंड आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो, एवरी ईयर कहने से आपने 8-8 रुपए का डेप्री प्रोवाइड किया होगा। 3 साल के बाद चेक करूं तो आपका 24 का डेप्री होगा एंड यहां पे आपका असेट का बैलेंस कितना होगा, 56 रुपीज। जब ग्रांट मिला था आपने असेट अकाउंट को क्रेडिट किया था, जब ग्रांट को रिफंड करो, ग्रांट को रिफंड करो तो कहने से अभी तो आपके पास असेट कितने का पड़ा है, 56 का पड़ा है ना, ये रहा 56। क्लियर। 56 वाली ग्रांट को अगर रिफंड करो, जब ग्रांट मिला था आपने असेट अकाउंट क्रेडिट किया था तो ग्रांट रिफंड करो तो आपने असेट डेबिट करोगे। इन दैट सिचुएशन आपने एंट्री क्या किया था, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड कितने रुपए, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको जितने भी ग्रांट मिला था वो पूरी ग्रांट आप रिफंड कर दोगे। तो कहने से मैं आप 20 रुपीज डेबिट कर दूंगा एंड अगर 20 रुपीज डेबिट कर दूं तो कहने से अब मेरा यहां पे असेट का बैलेंस कितना होगा, 76 का। क्लियर। इन दिस सिचुएशन
अगर मैं आपको बोलूं आपका ओल्ड डेप्री कितना था एंड आपका न्यू डेप्री कितना था। ओल्ड डेप्री कहने से हर साल आप 8-8 रुपए का प्रोवाइड करते थे, पर अब आपका नया डेप्री कितना होगा पता है? 10 में से 3 साल चले गए थे, 10 में से 3 साल चले गए, मतलब कहने से अब आपको जो भी है 76 का बैलेंस आया, वो 76 का बैलेंस आपका कहने से 7 साल में खाली करना पड़ेगा। एंड अगर 76 का बैलेंस अगर आप 7 साल में खाली करो तो आपका नया वाला डेप्री कितना हो जाएगा? 10.85 का हो जाएगा। कहने से ओल्ड डेप्री 8.8 रुपीज का एंड नया डेप्री कितने का हो जाएगा? 10.5 का, 85 का। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन में आपका चेंज होगा। अगर मैं इसको समझाऊं दैट इज फॉर द सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन में क्या था? 100 रुपए की जब असेट परचेस किया तब आपने एंट्री किया था असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपए। जब आपको ग्रांट मिला था तब आपने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितने रुपीज का? 20 रुपीज का। 100 रुपए की असेट, 10 साल की लाइफ, एसएलएम फॉलो कर रहे हो तो एवरी ईयर कहने से 10-10 रुपए का डेप्री प्रोवाइड करोगे। 3 साल तक आपने टोटल 30 का डेप्री प्रोवाइड किया होगा एंड यहां पे आपका असेट का बैलेंस कितना होगा? 70। मुझे इतना बताओ आपके पास डीजीजी का बैलेंस 20 वाला 20 ही रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा ना। एवरी ईयर कहने से आपने 2-2 रुपए पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा, 3 साल तक आपने 6 रुपए किए होंगे, तो यहां पे आपके पास बैलेंस कितना होगा? 14। अब मैं इसको रिफंड करूं, इसको मैं यहां पे समझा रहा हूं, रिफंड करूं तब हालत क्या थी? ये 70 था और ये कितना था? 14। जब मैंने रिफंड किया तब मैंने एंट्री क्या किया होगा? डीजीजी अकाउंट डेबिट 14, पीएनएल अकाउंट डेबिट 6 टू बैंक अकाउंट 20। डीजीजी अकाउंट डेबिट कर दिया 14 से तो हमारा डीजीजी का बैलेंस 0 हो गया। पीएनएल डेबिट करूंगा 6 से एंड बाकी का मैं कैश में पेमेंट कर दूंगा। दिमाग चले तो मैंने असेट अकाउंट को टच ही नहीं किया है, मैंने असेट अकाउंट को टच नहीं किया है। अगर टच ही नहीं किया तो हालत क्या होगी? मेरा ओल्ड में कितना डेप्री होगा, न्यू में कितना डेप्री होगा वो समझा दो। ओल्ड में याद करो 100 रुपए की एसेट पर एवरी ईयर 10-10 रुपए का डेप्री करते थे। अब ये जो 70 वाला बैलेंस बचा, वो 70 वाले बैलेंस को भी फ्रेंड्स कहने से आपको 7 साल में ही खाली करना है। एंड अगर 70 वाले बैलेंस को अगर 7 साल में ही खाली करोगे तो कहने से एवरी ईयर वहां पे भी कहने से आपका 70 वाले बैलेंस को 7 साल में खाली करो तो कहने से वहां पे एवरी ईयर आपका 10-10 का भी डेप्री आने वाला। बस मैं आपको वो ही बोल रहा हूं कि बॉस आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में डेप्री चेंज होगा, पर सेकेंड वाले ऑप्शन में आपका डेप्री चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर? ये 5 ग्रांट क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं दैट इज नथिंग बट 6 नंबर की ग्रांट। 6 नंबर की ग्रांट कौन सी थी? तो मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस। मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस कहने से फ्रेंड्स वहां पे भी आपके पास 2 ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन, जब ग्रांट मिलता था तो एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करते थे, एंड अगर एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करते थे तो अब एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, एंड कहने से जब ग्रांट को रिफंड करो तो उल्टा एंट्री करना पड़े, एंड उल्टा एंट्री करोगे तब एंट्री क्या करोगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स आपके पास ये था, अगर आपको एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ नहीं करना तो एक काम करो, पीएनएल में क्रेडिट साइड एक सेपरेट इनकम बता दो। एंड अगर पीएनएल में क्रेडिट साइड एक सेपरेट इनकम बता दोगे तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। एंड अगर जब ग्रांट को रिफंड करने का बात आए, जब ग्रांट को रिफंड करने का बात आए तब एंट्री कर देना पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? सिंपल था। 6 नंबर तक सब कुछ खत्म है हमारा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज समथिंग बट 7th नंबर की ग्रांट। फ्रेंड्स मैं आपको याद करूं, मैंने क्लास में आपको 7th नंबर की ग्रांट कौन सी सिखाई थी? तो मैंने आपको यह सिखाया था कि आपको बेल आउट ग्रांट। एंड ये बेल आउट ग्रांट क्या होता है? तो कंपनी बहुत सारे साल से लॉसेस कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, वो लॉसेस में से बाहर निकालने के लिए आपको जो ग्रांट मिले, आज ही मैंने आपको रिवीजन के टाइम पे बोला था एयर इंडिया को ऐसी कुछ ग्रांट मिलती है। तो जब भी ये बेल आउट ग्रांट है, तो जब मिला था तब आपने एंट्री क्या किया था? तो आपने जो आपको जो मिला था तो आपने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर? एंड यस, मैं यहां पे स्पेसिफिकली जस्ट एक अजम्पशन ले रहा हूं कि बॉस ये तो आपको ऑलवेज कब होगा? अगर पास कंडीशन लॉस कर दिया है तो ही ये ग्रांट मिला होगा, बाकी आपको ग्रांट मिलने वाला नहीं था।
फ्रेंड्स, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम आई एम स्टार्टिंग विथ दैट इज नथिंग बट 7th नंबर की ग्रांट। 7th नंबर की ग्रांट जब हमको मिला था तब हमने एंट्री किया था बेल आउट ग्रांट, एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। फ्रेंड्स, वो जब ग्रांट को रिफंड करे और वो ग्रांट को जब रिफंड करेंगे तब एंट्री क्या करना पड़ेगा, उल्टा एंट्री करेंगे, दैट इज नथिंग बट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? बाकी इसमें कुछ नहीं था। मुझसे पूछो तो एक्चुअली इसका रिफंड पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये आपका पास्ट कंडीशन वाली ग्रांट थी। पर तो भी अगर क्वेश्चन में कुछ आपको बोलते हैं कि आपको रिफंड करना है तो सिंपल आपको ये एंट्री करके आने का। अगर मैं मूव ऑन करूं दैट इज नथिंग बट ग्रांट नंबर 8। ग्रांट नंबर 8 कौन सा था? तो इसका नाम था ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, जब ग्रांट मिला था तो आपने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी। आपने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी। एंड अगर जब ग्रांट को रिफंड करने की बात आए तो सिंपल आपका एंट्री करना पड़ेगा आपको एंट्री करना पड़ेगा डीजीजी अकाउंट डेबिट पीएमएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डीजीजी अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट एंड द बैंक अकाउंट। क्लियर? सिंपल एक ही रूल है, जब मिला था जो अकाउंट क्रेडिट किया था रिफंड करो, वही अकाउंट डेबिट करो। अगर मैं चेक करूं 9th नंबर दैट इज नथिंग बट हमारे लिए कौन सा था, फॉरगिवेबल लोन था। फॉरगिवेबल लोन मतलब लोन दिया पर उसको वापस देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर उसको वापस देने की जरूरत नहीं है, जब मिला था तब आपने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी। अगर कोई कंडीशन के साथ मिला था ना, अगर वो कंडीशन फुलफिल ना करो ना, अगर आपको वापस देना पड़े तो इन दैट सिचुएशन आपको एंट्री करोगे। एंट्री क्या करोगे? डीजीजी अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? एंड द लास्ट में आपको समझा दूं दैट इज नथिंग बट अगर कोई भी कंसेशनल रेट पर लोन मिला था, लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन एट कंसेशनल, याद करो हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसका कुछ एंट्री किया था ना, एंट्री कुछ ऐसी किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट एंड डिफरेंशियल पोर्शन को हमने क्या माना था, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। क्लियर? डीजीजी में से थोड़ा थोड़ा पीएनएल में ऑब्वियसली आपने ट्रांसफर किया होगा। जब उसको रिफंड कर दो तो रिफंड करो तो सिंपल एंट्री है। क्या क्या एंट्री करना पड़ेगा? पहले तो आपको एंट्री कर दोगे लोन अकाउंट डेबिट कर दोगे, लोन अकाउंट डेबिट कर दोगे, जितना डीजीजी में बैलेंस पड़ा है वो डेबिट करोगे, डीजीजी अकाउंट डेबिट करोगे। डिफरेंशियल पोर्शन आप कहां से लेके आओगे? पीएनएल, एंट्री कर दोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट एंड लास्ट में क्रेडिट कर दोगे कौन सा, टू बैंक अकाउंट। क्लियर? ये जस्ट आपके समरी था, बाकी एक्चुअली मैं उसके लिए डिटेल स्टोरी आपको लिखवाने वाला हूं। एंड लास्ट मुझे एक समझाना, उसके बाद हम सम स्टार्ट करें। दैट इज नथिंग बट कैश फ्लो में इसकी इफेक्ट क्या होगी, और इंडेक्स 20 ने क्लैरिफिकेशन किया है। लाइक समझो फ्रेंड्स, आपने कोई असेट परचेस किया है, जब मैं बोल रहा हूं असेट परचेस किया है मतलब वो आपके लिए इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो हुआ, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। एंड अगर मान लो वो असेट परचेस करने के लिए आपको कुछ ग्रांट रिसीव्ड हुआ है, एंड ग्रांट रिसीव्ड हुआ है वो फ्रेंड्स आपके लिए क्या हुआ, तो कि इनफ्लो हुआ। अच्छा, असेट परचेस करो, वो जो आउटफ्लो हुआ ना, वो आउटफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी हुआ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। पर असेट परचेस करने के लिए आपको जो ग्रांट मिले ना, उसका जो इनफ्लो हुआ ना, वो इनफ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी हुआ, तो वो आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ। इंडेक्स 20 बोल रहा है, लाइक मान लो 100 रुपए का आपने परचेस किया था, सामने अगर मान लो आपको 30 रुपीज की ग्रांट मिल रही है, इंडेक्स बोल रहा है कि नेट 70 करके नहीं लिखने का, दोनों को अलग अलग लिखाना पड़ेगा। ये आउटफ्लो 100 रुपए का अलग से, 30 रुपीज का इनफ्लो अलग से। मैं कभी भी दोनों को सामने सेट ऑफ कर सकता नहीं हूं। डन फ्रेंड्स? अब इसकी हम थियरी लिख दे, रिफंड ऑफ द ग्रांट एंड कैश फ्लो का, एंड फाइनली उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। टाइटल लगाना,
that is nothing but refund of the grant. रिफंड ऑफ द ग्रांट, और उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, इफ ग्रांट्स बिकम repayable due to non-fulfillment of conditions, it is treated as a change in accounting estimate, as per Ind AS 8 and accounted प्रोस्पेक्टिवली. कोई रेट्रोस्पेक्टिव एफर्ट देने की जरूरत नहीं है अकाउंटिंग कैसे करने का, प्रोस्पेक्टिवली. एंड ये मेन सेंटेंस, डेबिट द अकाउंट which was credited at the time of receipt of the grant. Clear? एंड एक नेक्स्ट इन द लास्ट टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट कैश फ्लो. टाइटल लगाना, एंड उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ एन असेट is equal to outflow from investing activity, and second point लिखना, that is nothing but receipt of grant is equal to inflow from financing activity. And the most important, it should be disclosed separately and not be netted off. उसको कभी भी नेट ऑफ नहीं कर सकते, वो कंपल्सरीली आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा. क्लियर फ्रेंड्स? यहां तक हमारा थियरी था, अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, हम सम स्टार्ट करें. आपके पास नौकर का मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए. नौकर के मटेरियल में आप चेक करो तो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट.
आगे फ्रेंड्स आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिए जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड आपको घर पे बैठे वो रीड करते रहना है। जो हमने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो हर एक डिटेल्ड में यहाँ पे थियोरी दिया है। और फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। क्लियर? चलो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आपको भी साथ में पढ़ते रहना है। गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ ₹10 लाख for research and development of H1N1 vaccine to A Pharmaceutical Limited. There is no condition attached to the grant. Friends, underline करना, there is no condition attached to the grant. Examine the above grant. Examine the how the grant be realized. Friends, आपको याद करो ये ग्रांट था वो चेक करो। सबसे पहले आपको चेक करने का मॉनेटरी था कि नॉन मॉनेटरी था। तो कहना चाहिए जो ग्रांट था वो मॉनेटरी था, मतलब इन कैश था। उसके बाद चेक करो विद कंडीशन के विदाउट कंडीशन। तो कहना चाहिए ग्रांट आपका था विदाउट कंडीशन। एंड अगर कोई भी ग्रांट अगर आपको विदाउट कंडीशन मिले तो तुम क्या कर देते, इमीडिएटली क्रेडिट कर देते थे कहां पे, पीएनएल में। एंड अगर इमीडिएटली मैं पीएनएल में क्रेडिट करूं तो सिंपल यहां पे साथ में लिखते रहना सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन में मैं फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। अब डायरेक्टली एंट्री क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर? अच्छा, आपको एंट्री यहां पे लिखना है, बुक में लिखना है, कहीं पे भी लिखो। एंड कितने रुपीस मिले थे, 10 लाख रुपीस। तो यस मैं फर्स्ट एंट्री कर दूंगा, दैट इज नथिंग बट बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कितने रुपए, 10 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 10 लाख। क्लियर? हम साथ में उसका आंसर रीड भी कर ले, क्या लिखा था। द एंटायर ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन प्रॉफिट और लॉस। एग्जाम में पूछे तो बस जस्ट इतना एक लाइन का आंसर मत लिखना है, आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उसके नीचे आपको जर्नल एंट्री में लिख के आना पड़ेगा। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। It is without any condition, and if it is a without any condition, then immediately credited to P&L. Second sum अगर मैं डिस्कस करूं, that is something but government gives a grant of ₹10 lakh for research and development of H1N1 vaccine to A Pharmaceutical Limited. Even though similar vaccines are available in the market but are expensive, the entity has to ensure by developing a manufacturing process over a period of 2 years that the cost come down by at least 40%. Examine the how the government grant be realized or recognized. कुछ भी हो सकता है। क्लियर? फ्रेंड्स, मैं अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 चेक करूं, कोई भी क्वेश्चन आए हम सबसे पहले चेक करेंगे वेदर इट इज योर मॉनेटरी ग्रांट और नॉन मॉनेटरी ग्रांट। तो कहने से इट इज योर मॉनेटरी ग्रांट। अच्छा, उसके बाद चेक करो विद कंडीशन के विदाउट कंडीशन। तो कहने से ये आपको जो ग्रांट मिला था वो विदाउट कंडीशन एंड टाइम पीरियड कितना था। तो कहने से टाइम पीरियड था आपका 2 साल। मतलब इतना दिमाग चलना चाहिए, मैं इमीडिएटली पीएनएल में क्रेडिट नहीं कर सकता। एंड अगर इमीडिएटली क्रेडिट पीएनएल में नहीं कर सकते तो ईयर 1 में जब आपको ग्रांट मिलेगा तब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 10 लाख रुपए। इमीडिएटली पीएनएल में क्रेडिट नहीं कर सकता तो उसको क्रेडिट कहां पे कर दूंगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितना रुपए, 10 लाख रुपए। ये कब, ईयर 1 के डे 1 पे। उसके बाद डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को ईयर 1 के एंड पे आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। कौन सा रेशियो में, ये डेप्रिशिएबल असेट था कि अदर केस था, अदर केस था ना, तो रेशियो कौन सा लेना पड़े, फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। कहने से क्वेश्चन में आपको फ्यूचर एक्सपेंस का रेशियो दिया नहीं है तो मैं यहां पे अमाउंट नहीं लिख सकता। एंड अगर मैं चेक करूं ईयर 2 में, ईयर 2 में भी मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड उसके लिए मैं एंट्री क्या करूंगा, डीजीजी अकाउंट डेबिट, डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अगेन मैं बोल रहा हूं कौन से रेशियो में, तो आपको जो ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए जो मिला था वो कंडीशन फुलफिल करने के लिए आपका जो भी खर्चा होगा वो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? एंड फ्रेंड्स, उसका मैं आंसर एक बार बुक में से रीड कर ले, आंसर चेक करना। द एंटायर ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एज अ डेफर्ड इनकम एंड चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। मतलब पीएनएल में ट्रांसफर करोगे कितने साल में, तो कि 2 साल में। क्लियर? क्वेश्चन 2 तक सब लोग रेडी है तो मैं आगे जाने की हिम्मत करूं आगे। हाँ, सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 के बाद अब हम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, दैट इज नथिंग बट हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स बुक में से निकालना। क्वेश्चन 7 लिखो। योग्य लिमिटेड रिसीव्ड अ स्पेसिफिक ग्रांट of ₹300 lakh
for acquiring the plant of rupees 1500 lakh during 2016-17, having useful life of 10 years. The grant received was credited to deferred income in the balance sheet. During the year 1920, due to non-compliance of conditions laid down for the grant, rupees 300 lakh, the company had to refund the grant to the government. Balance in the deferred income on that date was rupees 210 lakhs and written down value of the plant was rupees 1050 lakhs. What should be the treatment of the refund of the grant and effect on the cost of the fixed asset and the amount of depreciation to be charged during the year 1920 in the statement of profit and loss account? फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके एकदम ध्यान से समझाओ. हम यहां पे जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं. अपने आप को पूछो whether it is a monetary grant or a non-monetary grant. तो can I say it is the monetary grant. सेकेंड क्वेश्चन पूछो for depreciable asset, non-depreciable asset के revenue purpose. तो can I say it is for the depreciable asset. And can I say depreciable asset में आपके पास दो चॉइस थी, आइदर असेट की वैल्यू में से माइनस करो एंड अगर वैसा नहीं करना है तो कहां पे ट्रांसफर करो, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट. यहां पे आपने कौन सा ऑप्शन फॉलो किया है, तो यहां पे आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का आपने ऑप्शन फॉलो किया है. सब लोग साथ में. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं आपको एक जस्ट आपको यहां पे टी फॉर्म में एक बैलेंस शीट बना के दूं, आपको पता चलेगा. 2016-17 में मैंने एक असेट को परचेस किया था. 2016-17 में जब मैं एक असेट को परचेस करूं तब कहने से मैंने एंट्री किया होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 1500 lakhs टू बैंक अकाउंट 1500 lakhs. उसके लिए जब ग्रांट मिला तब मैंने असेट की वैल्यू में से माइनस नहीं किया, मैंने ट्रांसफर कहां पे किया, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में. एंड जब मिला तब मैंने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट. एंड टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अगर यहां पे क्रेडिट करूं तो सिंपल वो कितना होगा, 300 लाख. ये दोनों स्टोरी में यहां पे ब्रैकेट में लिख दो कौन से दिन का है, 2016-17 का है. सब कुछ प्रॉपर चल रहा था कब तक, 2019-20. एंड 2019-20 तक प्रॉपर चल रहा था. तो सबसे पहले कहने से मुझे क्या करना पड़ेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. एंड अक्यूमुलेटेड डेप्री अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो आपकी हालत क्या होगी, 1500 की असेट थी, 10 साल की लाइफ थी एंड उसमें से 3 साल चले गए. एंड अगर 3 साल चले गए तो सिंपल आपका कहने से 450 लाख का डेप्रिसिएशन होगा. एंड अगर आप यहां पे चेक करो तो 2019-2020 में ये असेट का बैलेंस यहां पे कितना होगा, 1050 लाख होगा. 300 लाख का डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है ना, वो 300 नहीं रहेगा, वो एवरी ईयर कहने से मैंने वहां पे 30 लाख रुपीस ट्रांसफर किया होगा. कहां पे ट्रांसफर किया होगा, पीएनएल में. एंड अगर 30 लाख रुपीस अगर मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूं तो 3 साल तक टोटल मैंने 90 लाख रुपीस ट्रांसफर किया होगा. एंड 2019-20 में अगर चेक करूं तो उसका बैलेंस यहां पे होगा 210 लाख रुपए. मुझे बोलने दो, यहां तक जिन लोगों ने किया उन लोगों का पेपर कभी भी खत्म होता नहीं है. सर ऐसा क्यों बोले, रीजन क्वेश्चन में आपको दिया था कि क्या लिखा था, जब कंपनी ग्रांट को रिफंड कर रही है, कंपनी जब ग्रांट को रिफंड कर रही है, देखो मैं अंडरलाइन भी करता हूं, रिफंड द ग्रांट, बैलेंस इन द डेफर्ड इनकम ऑन दैट डेट वॉज रुपीज 210 lakhs एंड जस्ट अ मिनट 210 lakhs and the written down value of the plant was 1050 lakhs. क्वेश्चन में आपको दे ही दिया है कि आपका 210 लाख का बैलेंस पड़ा था कहां पे, आपका डीजीजी में. एंड असेट का बैलेंस कितना पड़ा था, 1050 में. सिंपल एक बोल दूं, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट के अंदर जो दिया है ना वो फिगर आपका मैच हो रहा है. देयर आर वेरियस क्वेश्चंस ऑफ द आईसीएआई जहां पे उन लोगों ने वो सॉल्यूशन गलत दे के रखा होता है. मतलब क्वेश्चन में आपको ऐसा देंगे कि 210 नहीं है, ये 270 लाख है और ये आपका है ना वो 1100 लाख है. रिपीट करो, ये 270 लाख है और ये क्या है, 1100 लाख है. तो फ्रेंड्स ये 1100 ने 270 दे, मेरा एक सिंपल रूल है, क्वेश्चन में जो दिया है उसको कभी भी चैलेंज नहीं करने का. उन लोगों ने जो दिया वो फाइनल, फुल एंड फाइनल, जरा सा भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है. तो अगर आपको ऐसा दे
तो मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो, आप 270 एंड 1100 से आंसर लेके आओगे। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि उन लोगों ने जो क्वेश्चन में दिया है वो गलत है। हां, गलत तो गलत, कोई टेंशन नहीं है। वो लोग अंदर क्वेश्चन में आपको जो दे उसके हिसाब से आपको आंसर लिख के आने का इतना ध्यान में रखना, तो ही आपका सही होगा। क्लियर? यहां पे टेंशन है ही नहीं, यहां पे तो सिंपल उन लोगों ने सही दिया था, दैट इज समथिंग बट 270 1100 नहीं, पर उन लोगों ने 210 एंड 1050 दिया था। अगर ऐसा था तो जब ग्रांट को रिफंड करो तो अब एंट्री क्या करोगे, बैंक, अरे सॉरी, ग्रांट रिफंड करना है, लेना थोड़ी है। तो एंट्री करोगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 210 लाख, पीएनएल अकाउंट डेबिट 90 लाख, टू बैंक अकाउंट कितने रुपीज 300 लाख, एंड आपका सिंपल स्टोरी यहां पे खत्म हो गया। क्लियर? क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि बॉस अब जब ग्रांट को रिफंड करो तो आपका डेप्री में कोई चेंज होगा, तो डेप्री में कोई चेंज नहीं होगा। रीजन याद करो, ऑप्शन वन मतलब कौन सा, असेट की वैल्यू में से माइनस करने वाला मैंने ऑप्शन अगर सिलेक्ट किया है तो ही मेरी वो डेप्री में चेंज होने वाला है। अगर मैंने ऑप्शन 2 डीजीजी वाला फॉलो किया है, इन दैट सिचुएशन मेरे डेप्री में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। सर कैसे, समझा तो दो, इस क्वेश्चन में समझाओ। इस क्वेश्चन में कहने से 1500 की असेट थी, तो अगर मैं ओल्ड डेप्री कैलकुलेट करूं तो 1500 की असेट पर 10 साल तक डेप्री मतलब कहने से आपका 150 का डेप्री आता था। ग्रांट रिफंड करने के बाद मैंने असेट के अकाउंट को तो टच ही नहीं किया ना, असेट का अकाउंट को टच नहीं किया, तो असेट का बैलेंस कितना था 1050। 10 में से टोटल 3 साल चले गए, 7 साल बाकी, तो 1050 को 7 साल तक डेप्रिशिएट करो तो आपका नए में भी डेप्री कितना आने वाला है, 150 रुपए का। अगर नए में भी अगर 150 का ही डेप्री आने वाला है, उसका मतलब कोई डेप्री चेंज होने वाला नहीं है। एक बार इसको हम चेक कर ले, आंसर अंदर इन लोगों ने क्या लिखा है, परफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू इंड AS 20, amount refundable in respect of a grant related to revenue should be applied first against any unamortized deferred credit remaining in respect of the grant, जो मेरे केस में कितना था 210, to the extent the amount refundable exceeds any such deferred credit, the amount should be charged to the profit and loss account। मतलब मुझे रिफंड करना था वो तो 300 करना था, पर डेफर्ड में बैलेंस कितना पड़ा था 210 ही, अगर 210 ही बैलेंस पड़ा है तो सिंपल 90 रुपीज चार्ज कर दोगे, कहां पे, पीएनएल में। इन दिस केस द ग्रांट रिफंडेड इज रुपीज 300 lakhs and the balance in the deferred income is rupees 210 lakhs, therefore rupees 90 lakh shall be charged to the profit and loss account for the year ended 2019-20 जो हमने किया था। there will be no effect on the cost of the fixed asset। फ्रेंड्स एक बार अंडरलाइन करोगे मेरे साथ, देयर विल बी, सॉरी, एक बार अंडरलाइन करोगे, देयर विल बी नो इफेक्ट there will be no effect on the cost of the fixed asset and depreciation charge will be same as charged in the earlier years। पहले जितना चार्ज करते थे उतना ही होने वाला है। क्लियर? यह पूरा क्वेश्चन फ्रेंड्स मेथड नंबर 2 के हिसाब से डिपेंडेंट था, पर अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है कि उन लोगों को जो भी ग्रांट मिला ना, वो ग्रांट उन लोगों ने असेट की कॉस्ट में से माइनस किया, तो आपकी हालत क्या होगी पता है, 1500 लाख की असेट जब असेट परचेस करते थे, अब एंट्री करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500 लाख, उसमें से 300 की ग्रांट आप यहां से माइनस करते हैं, और जब ग्रांट मिलता तब अब एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 300 लाख, तो आपका यहां पे बैलेंस होगा 1200 लाख। क्लियर? अच्छा, आप जो डेप्री करते हैं ना, अक्यूमुलेटेड डेप्री, वो 1200 पे होता, कैसे होता, 1200 की असेट, 10 साल की लाइफ एंड 3 साल का अगर डेप्री करते तो 120 का डेप्री अगर 3 साल तक चेक करो तब का 360 लाख का डेप्री होगा, और यहां पे आपके पास 840 लाख का बैलेंस होगा। अब जब ग्रांट मिला था, अगर आपने असेट अकाउंट को क्रेडिट किया था तो रिफंड करो तो असेट अकाउंट ही डेबिट करना पड़े, एंट्री करोगे पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 300 लाख, एंड इन दैट सिचुएशन एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर आपका असेट का बैलेंस हो जाएगा 1140 लाख। क्लियर? अच्छा, डेप्री चेंज होगा ना, देख समझो, ओल्ड में डेप्री आता था 1200 डिवाइड बाय 10, कहना है ओल्ड में आपका डेप्री आता था 120,
न्यू में आपका डेप्री कितना आ जाएगा, कहने से आपका 1140 के असेट बचा, एंड 1140 की असेट को अगर 7 साल तक डेप्रिशिएट करो तो आपका डेप्री तो 100% चेंज होने ही वाला है। कितना होगा चेक कर ले, 1140 डिवाइडेड बाय 7 ईयर्स तक करो तो कहने से इन दैट सिचुएशन आपका डेप्री होगा कितने का, 162.86। बस मैं आपको कब से वो ही बोल रहा हूं कि अगर आपने फ्यूचर की कॉस्ट मेरा ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो आपका डेप्री चेंज होगा, बाकी अगर ऑप्शन 2 सिलेक्ट करो डीजीजी वाला तो वहां पे आपका कोई डेप्री चेंज होने वाला नहीं है। अभी तक हमने हमारी बुक का क्वेश्चन 1 कर दिया है, क्वेश्चन 2 कर दिया है एंड क्वेश्चन 7 हो गया। कौन सा हो गया, तो यहां तक नौकार स्पाइरल के हमने सम फिनिश कर दिए। सब लोग अगर मेरे साथ है तो मैं आगे जाने की हिम्मत करूं। चलो जैसे हम क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं वैसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे लिखवाना है। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल लगा दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्लियर? मैं यहां पे आपको 5 मिनट का टाइम भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, पर सबसे पहले वो क्वेश्चन को लिखना है आपको मेरे साथ। लिखो, ऑन 1 अप्रैल 2015 ABC Limited, 1 April 2015 ABC Limited purchased an asset, ABC Limited purchased an asset having fair market value, having fair market value of rupees 10 lakh in exchange of another asset which was purchased on 1st October 2012 for a consideration of rupees 15 lakh। लिखा है तक? A government subsidy of 20% was received 20% was received on such asset। क्लियर? पैराग्राफ करके लिखना, द कंपनी does not maintain any deferral income account, rate of depreciation is equal to 10% WDV। एक पैराग्राफ करके लिखना, on sale of this asset company has to
refund the grant which was received at the time of purchase. Clear? Pass necessary journal entry, for exchange of the asset. Clear? चलो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर लाके रख दिया है. हाँ, जस्ट अ मिनट. चलो. On 1st April 15, ABC Limited purchased the fixed asset having a fair market value of rupees 10 lakh in exchange of another asset which was purchased on 1st October 2012 for a consideration of rupees 15 lakh. A government subsidy of 20% was received on such asset. The company does not maintain any deferral income account. Rate of depreciation is at 10% at WDB. On sale of such asset, company has to refund the grant which was received at the time of purchase. Pass necessary journal entry for exchange of the asset. फ्रेंड्स, मैंने वॉच देख लिया है. मैं आपको एग्जैक्ट 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं. 5 मिनट में आपको इसको सॉल्व करके देना है और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट योर वर्क फॉर 5 मिनट्स. सबको सॉल्व करना है, बैठे रहना नहीं है. सब लोग सॉल्व करेंगे.
आई होप हो गया आपका। अगर हो गया है तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं। चलो फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करें। प्रॉपर मैं यहां पे आंसर की तरह ही लिख रहा हूं, ध्यान से समझना क्या होगा। फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2012 को मैंने एक असेट परचेस किया था जिसका कॉस्ट था 15 लाख रुपए। अग्रेड, उस टाइम मुझे ग्रांट रिसीव्ड हुआ था ना। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा था कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी डेफरल इनकम अकाउंट। मतलब जब ग्रांट मिला था तो मैंने क्या किया था, असेट की वैल्यू में से माइनस किया था। एंड असेट की वैल्यू में से अगर मैं वो माइनस करूं 3 लाख रुपए, तो कहने से 1 अक्टूबर 2012 को मेरे पास वो असेट का बैलेंस हो जाएगा 12 लाख रुपए। 12 लाख के सामने सब कुछ सही चल रहा था। मैं डेप्रीशिएशन पहले कर रहा हूं जस्ट फॉर दी 5% के हिसाब से, मतलब 6 महीने का हो जाए। 12 लाख का 5% करोगे तो 60,000 होगा। एंड 60,000 होगा तो 31 मार्च 13 को अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास ये असेट का बैलेंस हो जाएगा 11,40,000। मुझे तो कहने से उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब डायरेक्टली इंटू 0.9 इंटू 0.9 करो तो 31 मार्च 15 अगर चेक करोगे फ्रेंड्स, कैलसी साथ में चलाते रहो, 11,40,000 इंटू 0.9 अगर करोगे तो कहने से आपका आंसर आ जाएगा, कितने का आंसर आ जाएगा, 9,23,400। 9,23,400 जो आया ना, वो तो कहने से बिफोर रिफंड ऑफ द ग्रांट आया। ग्रांट रिफंड का सिंपल रूल था, जब ग्रांट मिला था जो अकाउंट क्रेडिट किया था, रिफंड करोगे तो कहने से वही अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। जब ग्रांट मिला था तो मैंने असेट में से माइनस किया था, मेरा असेट अकाउंट क्रेडिट किया था, रिफंड करो तो मैं असेट अकाउंट ही डेबिट कर दूंगा ना। तो प्लस में यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट रिफंड ऑफ द ग्रांट। एंड रिफंड ऑफ द ग्रांट अगर चेक करो तो कहने से कितने रुपए का रिफंड करना पड़ेगा, 3 लाख। एंड अगर 3 लाख करोगे तो सिंपल आपके लिए बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन हो जाएगा कितने का, 12,23,400 हो जाएगा। अग्रेड, सिंपल आपको अगर आईपीसीसी और इंटर का AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट याद है, और आपकी बेच में इंडिया 16 अगर हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक्सचेंज ऑफ द असेट का सिंपल रूल था, अगर कोई भी दो असेट को एक्सचेंज करो तो हम असेट को रिकॉर्ड करते थे, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और टेकन विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। मोस्टली हमारे लिए क्लियरली एविडेंट कौन सा होगा, टेकन। एंड चेक करो, टेकन का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया कितने रुपए का, 10 लाख का। लॉजिक है 12,23,400 की अगर मैं असेट को दे दूं एंड सामने अगर मुझे 10 लाख रुपए की असेट को मिले तो सिंपल मेरे लिए 2,23,400 का लॉस होगा। एंड इन दैट सिचुएशन अगर आप यहां पे जर्नल एंट्री पास करोगे तो जर्नल एंट्री कैसी होगी, न्यू असेट अकाउंट डेबिट। न्यू असेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख रुपए। आपका लॉस है ना, तो सिंपल आपको एंट्री करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना, 2,23,400 टू आपने ओल्ड असेट को दे दिया तो टू ओल्ड असेट अकाउंट कितना हो जाएगा, 12,23,400। अगेन याद कर दो, 15 लाख की असेट थी, 15 लाख की असेट के सामने उस टाइम आपको 3 लाख रुपए की ग्रांट मिला था, 12 लाख। पहले मैंने 6 महीने का 5% के हिसाब से डेप्री किया, मतलब 60,000। तो 31 मार्च 13 को 11,40,000 इंटू 0.9 कर दिया बिकॉज WDB था, तो 15 को 9,23,400 प्लस मैंने ग्रांट को रिफंड किया 3 लाख रुपए की, तो 12,23,400 एंट्री करना पड़ेगा। न्यू असेट अकाउंट डेबिट 10 लाख आपका, दैट इज समथिंग बट पीएनएल अकाउंट डेबिट 2,23,400 टू ओल्ड असेट अकाउंट 12,23,400। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक सिंपल था। अब हम अगेन हमारी बुक में से थोड़े क्वेश्चन कर ले, दैट इज समथिंग बट नौकार स्पाइरल का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, 2 क्वेश्चन का टारगेट है आज, क्वेश्चन 3 एंड 4 को खत्म करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। क्लियर? अब भी मेरे साथ पढ़ते रहोगे। जस्ट अ मिनट। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3। A village of artisans in a district got devastated because of an earthquake. A Limited was operating in that district and was providing the employment to the artisans. The government gave a grant of rupees 10 lakh to A Limited so that 100 artisans are rehabilitated over a period of 3 years. Government releases rupees 2 lakh. Most important part, government releases जस्ट कितना पार्ट? 2 लाख रुपए उन लोगों ने रिलीज किया, बाकी कुछ भी रिलीज किया नहीं है। क्लियर? अच्छा, एग्जामिन हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रियलाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड। फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको सबसे पहले आपको पूछ रहा हूं, अपने दिल को पूछो, आपको समथिंग इन कैश मिला कि समथिंग इन काइंड मिला? तो इन कैश मिला। मतलब के नहीं से ये मेरे लिए कौन सी ग्रांट हुई? मॉनेटरी ग्रांट हुई। डेप्रिशिएबल असेट के लिए, नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए, रेवेन्यू पर्पस के लिए, कोई अदर पर्पस के लिए? तो कहना से वो ग्रांट है वो कोई अदर पर्पस के लिए। कितने रुपए की ग्रांट मिला? तो कहना से आपको 10 लाख रुपए की ग्रांट है, पर वो ग्रांट में से जस्ट आपको रिसीव्ड कितना हुआ है? तो रिसीव्ड तो कहने से आपको 2 लाख ही हुआ है। अच्छा, एंड सेकंड चीज, उसका पीरियड कितना था? तो उसका पीरियड था जस्ट फॉर द 3 इयर्स। 100 लोगों की जॉब ड्यू टू अर्थक्वेक चला गया था, आप उन लोगों को जॉब दे रहे हो, एंड अगर जॉब दे रहे हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ ग्रांट दे रही है, गवर्नमेंट आपको जो ग्रांट दे रही है वो कितने रुपीस की ग्रांट है? तो आपके लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट है, पर 10 लाख रुपए की ग्रांट में से आपको जस्ट 2 लाख रुपए से मिले। थियरी अगर प्रॉपर आपने लेक्चर सुना था मेरा, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन थी, रादर 2 कंडीशन थी। पहला कंडीशन, ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, एंड द सेकेंड कंडीशन, आपको जिस कंडीशन के साथ ग्रांट मिला था आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि वो कंडीशन आप फुलफिल कर दोगे। दोनों कंडीशन के बीच में एंड था, दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आप आपकी बुक में ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहां पे कलेक्शन सर्टेन है फॉर 10 लाख रुपए, भले 2 लाख मिला, मैं मेरी बुक में ग्रांट तो कितने से रिकॉर्ड कर दूंगा? 10 लाख से ही रिकॉर्ड करूंगा। अगर आपको देखना है तो ईयर 1 में, जस्ट फॉर नॉलेज, पूछा नहीं है पर मैं आपको एंट्री करके दिखा रहा हूं, एंट्री करूंगा 10 में से 2 लाख की ग्रांट तो मिल गया, तो सिंपल पहले तो एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, बाकी का ग्रांट रिसीवेबल कर दूंगा, ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 8 लाख रुपए। एंड पूरा आज पीएनएल में नहीं चला जाएगा, आज क्रेडिट कहां पे होगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में आज क्रेडिट हो जाएगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में। अग्रीड? एंड उसके बाद हर एक ईयर के एंड में, ईयर 1 to 3 कॉमन एंट्री में फ्रेंड्स लेकर चलेगा ना, एंट्री करोगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अगेन मैं पूछ रहा हूं डेप्रिशिएबल एसेट था ना, तो कौन सा रेशियो आपको कहने से जॉब देना है वो आपकी कंडीशन है, तो वो आपको कंडीशन फुलफिल करने के लिए आपका फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, वो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। सेकंड चीज, इसको नोट्स टू अकाउंट्स में एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह डिस्क्लोज भी करना पड़े। क्यों कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह डिस्क्लोज करना पड़े? रीजन इज दैट अगर आपने बीच में से अगर कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो इट मे बी पॉसिबल आपको ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा। यू आर नॉट श्योर, मतलब हो सकता है, इसलिए फॉर द बेटर डिस्क्लोजर डिस्क्लोज कर दोगे कहां पे? नोट्स टू अकाउंट्स में। अगर हम प्रॉपर इसका आंसर पढ़े, लिखा है ए लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज रुपीज 10 लाख एज अ गवर्नमेंट ग्रांट एंड सेट इट अप एज अ डेफर्ड इनकम and will recognize in its profit or loss over a period of time of 3 years as per the principle enunciated mentioned in Ind AS 20. Once a government grant is recognized, any related contingent liability or contingent asset is treated in accordance with Ind AS 37, that is provision
contingent liability and contingent asset. The manner in which a grant is received does not affect the accounting method to be adopted in regard to the grant. Thus, a grant is accounted for in the same manner whether it is received in the cash or in a reduction of a liability to the government or in the form of a non-monetary asset. Clear? आपको आपकी बुक में 10 लाख रुपए से ही ग्रांट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. फ्रेंड्स आज एक और क्वेश्चन देख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर मुझे कोई इंडेक्स 20 का पेपर निकालने के लिए बोले तो मैं तो सिंपल बोल दूं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 4 तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. क्लियर? क्वेश्चन 4 तो रखना ही पड़े. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन, आपको हिंट मिल जाएगा. ए लिमिटेड रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट अ लोन ऑफ ₹50 lakh एट द रेट ऑफ 5% पेएबल after 5 years in a bulleted payment. The prevailing market rate of interest is 12%. Interest is payable regularly at the end of the each year. Calculate the amount of the government grant and pass necessary journal entry. Also examine how the government grant will be recognized. Friends, कितने रुपए की ग्रांट मिला? तो सॉरी कितने रुपए की लोन लिया? तो कहना इसे मैं यहां पे लिख दूं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें. दैट इज नथिंग बट हम आंसर नंबर 4 लिख रहे हैं. लोन का अमाउंट था कितने रुपए का? तो लोन था आपका 50 लाख रुपए का. क्लियर? व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट? अगर मैं लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करूं तो कहना है मुझे जो लोन दे रहे हैं वो लोग 5% के हिसाब से दे रहे हैं. क्लियर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट 5%. व्हाट इज योर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो कहना है योर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. 50 लाख रुपए की लोन है. 50 लाख रुपए की लोन आपको दे रहे हैं 5% के हिसाब से, पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. गवर्नमेंट ने लोन दिया वो कंसेशनल रेट पर दिया, एंड वो कंसेशनल रेट पर दिया, उसका वैल्यू मनी में मेजरेबल है. एंड अगर मनी में मेजरेबल है तो उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, उसका डिस्क्लोजर ना चले. याद कराओ, जब भी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिलता था दैट इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एंड इफ इट इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो फ्रेंड्स हम उसका जो अकाउंटिंग करते थे ना, वो अकाउंटिंग किसके हिसाब से करते थे? तो इंड एस 32, 107 एंड 109 के हिसाब से करते थे. व्हाई इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? बिकॉज फॉर गवर्नमेंट इट इज अ फाइनेंशियल असेट एंड फॉर कंपनी इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका अकाउंटिंग होगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के हिसाब से. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ये वर्ड क्या होता है, इसका अकाउंटिंग क्या होता है, वो सब कुछ आप इंड एस 32, 107, 109 जब हम क्लास में करेंगे तब समझ लोगे. पर अभी समझ लो ये कुछ नहीं बोल रहे. आपके जो 5% वाले कैश फ्लो है वो एक्चुअली जो मार्केट रेट 12% है, वो 12% के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट करना पड़ेगा. इट्स एन ऑब्वियस, एफएम आना चाहिए. 5% वाले कैश फ्लो को अगर मैं 12% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करूं तो अपने दिल को पूछो मेरा आंसर 5 लाख आएगा कि 5 से कम आएगा? इट्स एन ऑब्वियस कि आपका जो आंसर आने वाला है वो मतलब 50 लाख से तो कम ही आने वाला है. अगर 2 मिनट के लिए मान लो आपका आंसर आया कुछ 45 लाख रुपीस, एंड अगर 45 लाख रुपीस आया तो कहना इसे मैं मेरी बुक में 45 लाख रुपीस की ही लोन को रिकॉर्ड करूंगा, बाकी का 5 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने मुझे बेनिफिट दिया है. कैलकुलेशन करो तो आपको परफेक्ट पता चलेगा. क्लियर फ्रेंड्स? मेरे साथ लिखते रहना, सिंपल कैलकुलेशन है ये. जब कंसेशनल रेट वाली लोन मैंने जब समझाया था तभी भी बोला था कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द लोन. सर वाई फेयर वैल्यू? बिकॉज कुछ कंसेशनल रेट पर है. अगर मैं 12% के हिसाब से होता तो मेरा कहने से फेयर वैल्यू भी 50 लाख किया था. सर ये तो भारी बड़ी यूज किया. अरे दोस्त कुछ नहीं किया यार, 12% वाले कैश फ्लो को
अगर आप 12 से ही डिस्काउंट करो तो कहने से आंसर आपका कितना आने वाला है? आंसर आपका 50 लाख ही आएगा ना, उसमें कोई टेंशन होने वाला नहीं है। क्लियर? 4 कॉलम का मेरे पास टेबल बनाओगे आप लोग। सबसे पहले ईयर, उसके बाद लिखोगे कैश फ्लो, उसके बाद आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड फाइनली प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? अब टाइटल लगाओगे ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर। वो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो मार्केट रेट लूंगा, दैट इज नथिंग बट 12%, एंड फाइनली प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? अच्छा, अगर हम इसको लिख दे, ईयर में होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 साल की लोन थी, 50 लाख का 5% एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो पहले 4 साल तक तो कहने से 2,50,000 लिख ही दो, 2,50,000, एंड लास्ट ईयर में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस देना पड़ेगा। तो 2,50,000 का इंटरेस्ट बट साथ में 50 लाख का प्रिंसिपल। तो लास्ट ईयर में आपका 2,50,000 नहीं होगा, लास्ट ईयर में आपका 52,50,000 होगा। एंड इसको अब क्या करोगे? डिस्काउंटिंग करोगे 12% के हिसाब से। फर्स्ट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.12, आपके पास कल से अच्छा होगा 0.8929। मैं यहां पे लिख रहा हूं 0.8929, सॉरी। एंड सेकेंड ईयर का चेक करें, सेकेंड ईयर 0.7972 एंड थर्ड ईयर 0.7118, 0.7972, 0.7118। अच्छा, 4 एंड 5th ईयर का चेक कर ले, तो 4th एंड 5th ईयर का आपका कितना हो जाएगा? तो 4th ईयर का 0.6355 एंड 5674, 0.6355 एंड आपका 5th ईयर का कितना था? 0.5674, यहां पे लिख दू 0.5674। फ्रेंड्स, कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ क्या करोगे? डिवाइड करोगे। बोलो बोलो बोलो, ना ना ना, डिवाइड नहीं होगा, वो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। क्लियर? तो चलो मैं एक बार कैलकुलेट ले लो। फर्स्ट ईयर 2,50,000 इंटू 0.8929, तो क्लियर, उसका आंसर होगा 223,225, यहां पे लिख दो 223,225। सेकेंड ईयर कितना होगा तो वो चेक कर ले, 2,50,000 इंटू 0.7972, जिसका आंसर होगा 1,99,300। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1,99,300। ईयर 3 में चेक करें तो 2,50,000 इंटू 0.7118, अगर इसका आंसर चेक करोगे तो उसका आंसर होगा 177,950। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1,77,950। ईयर 4 में चेक करोगे तो 2,50,000 इंटू 0.6355, जिसका आंसर होगा 158,875। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 158,875। एंड लास्ट ईयर में आपको करना पड़ेगा 52,50,000 इंटू 0.5674, एंड इसका आंसर होगा 29,78,850। यहां पे लिख रहा हूं 29,78,850, एंड इसका अगर आप टोटल करोगे तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको टोटल करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 37,38,200। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख देता हूं 37,38,200। रट्टा मत लगाओ, लॉजिक समझो। ये 37,38,200 क्या बोलना चाहता है? अगर आपको हर साल
जस्ट 2,50,000 रुपीज का इंटरेस्ट देना है। तो पब्लिक आपको 250 के इंटरेस्ट के सामने जस्ट आपको लोन देगी कितने का? 37,38,200 का। बट गवर्नमेंट ने तो कहने से आपने 50 लाख की लोन दी। एंड अगर गवर्नमेंट अगर आपको 50 लाख की लोन दिया है, उसका मतलब गवर्नमेंट ने आपको कुछ फायदा दिया। तो बेनिफिट इंक चेंज कर दे, बेनिफिट गिवन बाय, सॉरी तो ब्लैक पेन में लिखना था, अरे लिखना था बेनिफिट गिवन बाय गवर्नमेंट इज इक्वल टू 50 लाख माइनस 37,38,200। अगर वो बेनिफिट का अगर मैं चेक कर लूं तो कितना होगा? 50 लाख माइनस 37,38,200। तो गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया कितने का? 12,61,800। क्लियर? अच्छा, अब मैं मेरी बुक में इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा 50 लाख का 5% के हिसाब से, कि 37,38,200 का 12% के हिसाब से, तो क्या 12% के हिसाब से। रीजन, हम ऑलवेज इफेक्टिव इंटरेस्ट लेते हैं। क्लियर? तो टाइटल लगाओ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। फ्रेंड्स 5 कॉलम का एक टेबल बनाओगे। ईयर, उसके बाद लिखोगे ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद लिखोगे इंटरेस्ट, उसके बाद लिखोगे रीपेमेंट एंड फाइनली योर क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? अब मेरे से टाइटल लगाओगे, दैट इज समथिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा मैं ईयर, यहां पे लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट 12% के हिसाब से, यहां पे मैं फ्रेंड्स लिखूंगा रीपेमेंट एंड फाइनली मैं यहां पे लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? अच्छा, ईयर आपका 1 होगा, जहां पे आपका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 37,38,200। यहां पे लिख रहा हूं 37,38,200। आपको जो इंटरेस्ट करना है वो 12% के हिसाब से करना है। तो सिंपल फ्रेंड्स स्टार्ट करो। 37,38,200 का अगर फ्रेंड्स आप 12% करोगे तो आपका आंसर होगा 448,584। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 4,48,584। पर फ्रेंड्स कहने से आप जो रीपेमेंट करोगे वो तो जस्ट आपका 2,50,000 का होगा। तो व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस? अगर किसी को क्लोजिंग बैलेंस में पता नहीं चलता उनको याद करवा दो। ओपनिंग बैलेंस प्लस आप इंटरेस्ट करोगे माइनस अब रीपेमेंट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, इतना तो फाइनल लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको आना चाहिए। तो अगर मैं इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करूं प्लस 37,38,200 एंड मेरा रीपेमेंट 2,50,000 का अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 39,36,784। तो सिंपल यहां पे लिख देते हैं 39,36,784। ईयर 2 फ्रेंड्स आपका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए 39,36,784। हम पूरा राउंड ऑफ कर देंगे। यानी उसका इंटरेस्ट अगर मैं करूं तो इंटरेस्ट कितना होगा? 12% के हिसाब से 472,414 का इंटरेस्ट होगा, 472,414 का इंटरेस्ट होगा। एंड आपका रीपेमेंट कितना था? 2,50,000। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा प्लस 39,36,784 एंड उसमें से मैं 2,50,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो व्हाट इज माई क्लोजिंग बैलेंस? 41,59,198। 41,59,198। ईयर 3 फ्रेंड्स आपका क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 41,59,198 एंड उसका अगर आप 12% करो, जस्ट अ मिनट, उसका अगर आप 12% करोगे आपका इंटरेस्ट होगा 4,99,103। तो यहां पे लिख दूं मैं 4,99,103। रीपेमेंट आप करोगे कितने का? तो 2,50,000। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा
प्लस 41,59,198 एंड अब रीपेमेंट करोगे 2,50,000 तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 44,08,301 का। क्लियर? तो यहाँ पे लिख रहा हूं 44,08,301 का। ईयर 4 अगर ओपनिंग बैलेंस चेक करोगे 44,08,301। अगर आपका रीपेमेंट करना था कितने परसेंट के हिसाब से, 12% के हिसाब से, अरे सॉरी इंटरेस्ट करना था 12% के हिसाब से, वो इंटरेस्ट होगा 528,996। यहां पे लिख रहा हूं 528,996। आपका रीपेमेंट तो सेम ही रहेगा, कितने का, 2,50,000। तो मैं अगर क्लोजिंग बैलेंस चेक करूं प्लस 44,08,301, अगर मैं रीपेमेंट में लिखो 2,50,000 तो फाइनली आपका क्लोजिंग बैलेंस 46,87,297, 46,87,297। ईयर 5 ओपनिंग बैलेंस 46,87,297। रीपेमेंट में ऑलरेडी जीरो था। क्लोजिंग बैलेंस 52,50,000। तो मेरा इंटरेस्ट जो होगा वो ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर होगा। तो इसमें से मैं 52,50,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो सिंपल 562,703 होगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। अरे इंटरेस्ट कितना, 562,703। क्लियर? मैं आपको कंफर्म बोल दूं, इसका जो टोटल है ना, इसका जो टोटल, थोड़ा अलग पेन से लिखे, इसका जो टोटल है वो टोटल कितना होगा, तो मुझे पता है 2.5 लाख रुपए 4-5 साल तक दिया, मतलब 12.5 लाख रुपए वो हुए, एंड 12,50,000 प्लस वो मेरा गवर्नमेंट का आया था ना, वो 12,61,800। तो सिंपल इसका मुझे कंफर्म टोटल पता है, 25,11,000 कितना था, हाँ 25,11,800 इसका टोटल होगा। कितना, 25,11,800। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, 2.5 लाख रुपए 5 साल, मतलब 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख प्लस ये जो 12,61,800 था ना, वो टोटल करोगे उतना आपका ये आने वाला है। डन, सिंपल। अब मुझे उसके हिसाब से आपको जर्नल एंट्री सिखाना है। टाइटल लगा दो, जर्नल एंट्रीज। फ्रेंड्स 6 कॉलम बनाओगे। वाई 6 कॉलम आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज एक ही एंट्री में सब कुछ हमारा काम खत्म हो जाए, इसलिए मेहनत करवा रहा हूं। पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। क्लियर? 6 कॉलम का मुझे एक टेबल बनाना था जो हमारा हो गया है। टाइटल भी लगा दें हम। क्लियर? चलो टाइटल लगाओ। फर्स्ट पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। सबसे पहले कहना चाहिए हम लोन लेने की एंट्री करेंगे। लोन लेने की एंट्री क्या होगा, तो फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। वो बैंक अकाउंट डेबिट ईयर 1 में होगा, कितने से होगा, 50 लाख रुपए से, टू बोरोइंग अकाउंट। पर फ्रेंड्स जो बोरोइंग अकाउंट होगा ना, वो बोरोइंग में 50 लाख से रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं। जो बोरोइंग करूंगा वो तो जस्ट कितने से करूंगा, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था 37,38,200 से। तो टू बोरोइंग अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा 37,38,200 से, एंड टू दैट इज नथिंग बट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। एंड वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट का भी मैंने ऑलरेडी बैलेंस निकाल के रखा था, 12,61,800, 12,61,800। क्लियर? ईयर 1 मेरा खत्म है। अब मैं सेकंड एंट्री करूंगा। एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग अकाउंट।
फ्रेंड्स हर एक साल 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं होगा, वो तो आपने पेमेंट किया। इंटरेस्ट कैसे होगा तो ऑलरेडी आपने ऊपर कैलकुलेट करके रखा था। चेक करो, फर्स्ट ईयर में आपका आया था 448,584, यहां पे लिख रहा हूं 448,584। सेकंड ईयर में चेक करो आपका इंटरेस्ट कितना आया था 472,414, तो सेकंड ईयर में मैं यहां पे लिख दूंगा 472,414। थर्ड ईयर में चेक करो फ्रेंड्स आपका कितना इंटरेस्ट आया था, तो थर्ड ईयर में आपका आया था 499,103, तो यहां पे लिख रहा हूं 499,103। फोर्थ ईयर में चेक करो तो आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट कितना आया था, तो 528,996, तो फोर्थ ईयर में यहां पे लिख रहा हूं 528,996। एंड फिफ्थ ईयर में 562,703। पता चला मैंने आपको ऐसा टेबल क्यों बनवाया था, बिकॉज 5 बार एंट्री ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने आपको ऐसा करवाया था 562,703। ये हर एक साल होगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको करना पड़ेगा बोरोइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड बोरोइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एवरी ईयर आपका कितना पेमेंट था, तो 2,50,000, तो पहले 4 साल तो मैं लिख दूं 250। एंड उसके बाद फिफ्थ ईयर में आपका 250 नहीं था, आपने प्रिंसिपल अमाउंट का भी पेमेंट किया था, एंड वो कितना था 52,50,000। क्लियर। अब सब कुछ क्लोज है, मेरे पास एक ही अकाउंट बाकी है, कौन सा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। एक्चुअली आपको लोन है ना कोई पर्पस के साथ दिया होगा, पर कोई पर्पस आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है। वो पर्पस को फुलफिल करने में आपका जो फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला है, वो एक्सपेंस के रेशियो में आपको वो ट्रांसफर होना चाहिए, पर वैसा कोई भी डेटा आपके पास दिया नहीं है। तो यस, मैं क्या कर दूंगा, ये जो 12,61,800 है ना, उसको सिंपली डिवाइडेड बाय 5 साल करके कर रहा हूं। एक्चुअली एंट्री पूछा नहीं था तो भी हमने कर दिया है। 12,61,800 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, एवरी ईयर तक कितना ट्रांसफर कर दोगे 252,360। हर एक साल में सेम अमाउंट रहेगा 252,360। अगर ये एंट्री पास कर दोगे तो आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब मैं आपको लॉजिक समझाऊं, क्या ऐसे इन लोगों ने किया क्या, मेरे पास इंटरेस्ट का एक्सपेंस है ना, वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा रिकॉर्ड करवाया। ज्यादा कितने से ज्यादा रिकॉर्ड करवाया पता है आपको? टोटल मैंने एक्चुअली 2.5 लाख इंटू 5 12.5 लाख का ही पेमेंट किया था, पर उन लोगों ने मुझे 12.5 लाख का इंटरेस्ट नहीं करवाया, उन लोगों ने मुझे 25,11,800 करवाया। मतलब एक्सेस कितना करवाया पता है आपको? एक्सेस उन लोगों ने करवाया 12,61,800। इंटरेस्ट का खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड करवाया। और उसके बाद एवरी ईयर आपके पास पीएमएल है ना, पीएमएल ये क्रेडिट हुआ, वो क्रेडिट भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। मतलब आपने इनकम भी ज्यादा रिकॉर्ड किया। कितने से ज्यादा रिकॉर्ड किया? 12,61,800। एंड फाइनली आपकी इफेक्ट नलिफाई हो गई। क्लियर। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको थियरी समझाया था, यहां पे हमने आज कितने सम्स खत्म कर दिए याद करो। हमने रिफंड ऑफ द ग्रांट से स्टार्ट किया था। सिंपल रूल था, ग्रांट जब मिला था जो अकाउंट क्रेडिट किया था रिफंड करो, तो वही अकाउंट डेबिट करने का। एंड उसके बाद कैश फ्लो के ट्रीटमेंट समझाई थी, बाकी कुछ नहीं करवाया। एंड सम्स कौन कौन से कर दिए? नौकर स्पाइरल का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म है, क्वेश्चन 2 खत्म है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था, उसके बाद मैंने आपको एक्स्ट्रा सम करवाया, एंड लास्ट में हमने क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 भी किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकी के सम्स को हम खत्म करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.